केंद्र है 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज आप सुनेंगे परिचर्चा, जिसमें कई सारे अति विशिष्ट प्रतिभागियों की बातचीत आप सुनिएगा। जी हाँ, एक परिचर्चा। आकाशवाणी का ये कठुआ केंद्र है। आज की इस परिचर्चा में जिसका विषय है भारतीय गणतंत्र और हम, आप सभी का सबसे पहले सुशील सिंह जी, देवेंद्र कौर जी, अजात शत्रु जी, सोनाली अंदोत्रा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। आज का विषय भारतीय गणतंत्र और हम, ये एक ऐसा विषय जिसमें हम ये मानते हैं कि कोई भी भाषा हो, कोई भी रीति रिवाज हो, लेकिन हम सब राष्ट्रीय पर्व मिलकर मनाते हैं। चाहे हमारा कल्चर अलग हो, वेशभूषा हो, लेकिन फिर भी हम एक त्योहार रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ये हम सब भारतवासी एक साथ मनाते हैं। तो आज आप सबसे पहले सुशील जी, आज की इस परिचर्चा जिसका विषय है भारतीय गणतंत्र और हम, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कुलभूषण जी, जो आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। गणतंत्र की परिभाषा मैं इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको इसका अर्थ बताना चाहता हूँ। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें परंपरागत राजा या रानी के शासन की बजाय जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया के द्वारा शासन या प्रतिनिधि को चुनना गणतंत्र कहा जाता है। हम इसे और भी एक तरीका कह सकते हैं कि सिंपल सा, कि हम चाहे किसी भी जाति या किसी वर्ग के हो, हमें एक समान हमारा संविधान बनाता है जो हमें ये हक देता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुने। ये अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो मैं आपको बता सकता हूँ, राजाओं के टाइम ये ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे रूल किया, तब भी हमें इस चीजों से वंचित किया गया। क्यों? और उससे हमारी यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और शरणार्थियों की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। और ये जो हमें गौरव प्रदान हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब ये संविधान लागू हुआ, इससे हमें एक समान जिंदगी मिली और जिससे हमें आज गर्व कर। जी सुशील जी, काफी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। देवेंद्र जी, आप एक शिक्षिका हैं और आज का विषय भारतीय गणतंत्र और हम, अगर आम आदमी की भाषा में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाहें, बताना चाहें, तो कैसे बताएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं अपने विचार रख सकूं। जी जहाँ तक आम आदमी की बात, अगर मैं उनके विचारों से या उनके हिसाब से बात करूं, गणतंत्र का मतलब मैं समझती हूँ, या एक आम आदमी जो समझता है, वो है आजादी। जो गणतंत्र में हमें आजादी मिली है, आजादी और समान अधिकार। जी बिल्कुल, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और आजादी बोलने की, आजादी रहने की, आजादी किसी भी धर्म का पालन करने की, और किसी भी व्यवसाय को अपनाने की, या अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी भी तरक्की हम करना चाहें वो करें, जो कि पहले हमें अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी, जैसा कि सुशील जी ने कहा। और इस तरक्की का और इस आजादी का हमारे जो देश है उसका भी, उसके लिए भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये गणतंत्र ही ऐसा है जिसकी वजह से हम सब अग्रसर हो रहे हैं एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ। जी बिल्कुल। अजात शत्रु शर्मा जी, आप पेशे से एक वकील हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप ज्यादा देखते हैं, तो आप आज के विषय को कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि आज का विषय भारतीय गणतंत्र और हम, इस पर आप हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज की हमारी परिचर्चा का विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है कि भारतीय गणतंत्र और हम। तो मैं सबसे पहले गणतंत्र का अर्थ जो है अपने अनुसार ये बताना चाहूंगा। गणतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जहाँ पर जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉन हेरिडेटरी कैरेक्टर का है, यानी कि वंशवाद पर आधारित नहीं है, बल्कि उसका एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन किया जाता है। और वो स्टेट, वो देश जिनका जो मुखिया है वो चुनाव के थ्रू आता है, ना कि किसी वंशवाद के आधार पर, वैसे राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। और चूंकि रिपब्लिक इसको इंग्लिश में कहीं परिभाषित करें तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो जिसका अर्थ होता है रेस पब्लिक, यानी कि पब्लिक सुप्रीम होती है, कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें पब्लिक या उसके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उस राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, तो वह रिपब्लिक कहा जाता है। और हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, क्योंकि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। जी बिल्कुल। तो ये 3 साल का पीरियड था। ये हम लोगों को हमारा जो संविधान, जैसे कि आपने पहले बताया, उसको बनाने में लगा कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उससे पहले 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये आज का जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आशा करता हूँ कि श्रोताओं को ये बात पसंद आएगी। जी बिल्कुल। सोनाली अंदोत्रा जी, आप एक छात्रा हैं। भारतीय गणतंत्र और हम, आप हमारे श्रोताओं को ये विस्तार से बताएं कि हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? देखिए कुलभूषण जी, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और इसी व्यवस्था को हम सब गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत
का संविधान लागू किया गया था जी। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और भारत में कानून राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा, जिसके मुख्य अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा इस संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जो संविधान समिति थी, उन्होंने कई देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ा था, उन्हें समझा था और फिर उन्होंने अपने संविधान को बनाया था। जी बिल्कुल। 26 जनवरी का पर्व हम देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी को समेटे हुए हैं जी। और उन्हीं देशभक्तों की याद में उन्हें सम्मान देने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। जी सोनाली जी, काफी विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को ये बात बताई। सुशील जी, संविधान की अगर हम बात करें तो हमको यानी पूरे समाज को संविधान की उपयोगिता एक भारतीय नागरिक होने के नाते गरिमामय बनाती है, यानी हमारा गौरव बढ़ाती है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि समाज को संविधान की उपयोगिता का क्या मूल कारण है। सबसे पहले हमारा देश जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी और गांधीनगर से गुवाहाटी तक, इसमें अनेक विभिन्नताएं हैं। हमारा रीति रिवाज, हमारी बोलियां, हमारा धर्म, हमारा पहनावा सब अलग अलग है। ये सारी यूनिटीज इन डाइवर्सिटी जितनी भी है, इसमें जो एकता लाता है ये हमारा संविधान लाता है, एक सूत्र में बांध रखा है। ये संविधान ही है जो हमें भारतीय होने का गर्व दिलाता है जी। तो ये संविधान जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है वो सबसे लंबा, और इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 94 अमेंडमेंट्स हुई थी 2014 तक जी। तो इसके बीच में हमें सबसे पहले मैं कहता हूँ इस पे गर्व क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मेरे को पर्सनल लिबर्टी है, मुझे खुद पे मुझे आजादी है। मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, कहाँ रहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ा संविधान का एक वो है। जब आप अपने लेवल पे फ्री हो या आप अपनी सोच आजाद है तो आप आजाद हो। कहीं भी बांधे हो तो मतलब आप पर्सनल लिबर्टी, चाहे संविधान कैसा भी हो, अगर आपको उसमें मतलब आपको फ्रीडम नहीं है तो आजादी नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है उस देश में। जी बिल्कुल। दूसरी बात, हमें राइट टू एजुकेशन, हमारे यहाँ पे देखिए आपको एजुकेशन मिलेगी, बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, ये सारा हमारा संविधान ही है। और उसके अलावा हम पढ़ने के बाद हमें जॉब गारंटी है। आप देखिए 100 दिन का मनरेगा प्रोग्राम, ये भी हमें संविधान ही है जो ये हमारा हक देता है। तो इसके साथ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी अपने देश में कहीं भी अपना कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रोफेशन कर सकते हो, किसी भी जगह जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे संविधान में औरतों के लिए भी स्पेशल इसमें काम किया है। इसमें उनके लिए आज आप टीवी में हर दिन लोगों को दिखाया जाता है बेटी बचाओ जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारा संविधान ही है जो बिना कोई भेदभाव के, मेल के या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबको एक बराबर से देखता हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी रंग की हो, किसी भी जाति की हो, उसमें कोई भी भेद नहीं। जी जी सुशील जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। कई सारी बातें आपने बताई कि जो भी प्रावधान हमारे बच्चों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रखे गए हैं वो सरकार वक्त दर वक्त उनमें संशोधन करती रहती है। देवेंद्र जी, एक महिला होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि महिलाएं इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में संविधान को किस तरीके से अपने जहन में रखती हैं और उनके लिए ये संविधान कितना मायने रखता है, चाहे वो महिला शिक्षित हो या अशिक्षित, दोनों का अगर आप उदाहरण देके समझाएं। जी देखिए कुलभूषण जी, जहाँ तक आप बात करते हैं महिलाओं की जी, तो महिलाओं में 2 वर्ग हैं। आपने जैसे बताया शिक्षित और अशिक्षित जी। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो तो मेरे ख्याल में भली भांति जानती हैं कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। जी बिल्कुल। हमारे अधिकार क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और दूसरी तरफ अशिक्षित महिलाएं जो हैं वो उनका काम सिर्फ घर तक ही सीमित है, बच्चों तक सीमित है। जी, जी। और अपनी जो छोटी सी जिंदगी है, जो घर है उसको चलाना, रोजमर्रा की जो कभी सब्जी लानी और कभी और चीजें देखनी, घर वालों को सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, वो वहीं तक सीमित है। और उनको इतना जरूर पता है कि 4-5 साल बाद एक हमें वोट डालना है। जी बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इसके अलावा और बहुत ज्यादा उनको शिक्षित करने की जरूरत है कि वोट डालना उनका कितना बड़ा अधिकार है, जिससे वो बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में। ये सिर्फ अभी तक यहीं तक सीमित है कि वोट डालना है, बट उसकी ताकत क्या है इससे रूबरू करवाना मेरे ख्याल में उनको बहुत जरूरी है, जो अशिक्षित महिलाएं हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको इतना सेमिनार, हाँ जी, सेमिनार किए जाएं,
उनको बताया जाए कि वो भी उनको जो हमारा गणतंत्र है बिल्कुल इक्वल अधिकार देता है, समान अधिकार गणतंत्र ने उन्हें दिए हुए हैं, जिनका वो पूरा फायदा उठाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, काफी अच्छी बात विस्तार से अपने महिलाओं की मनोदशा को समझते हुए हमारे श्रोताओं को बताई। अजात शत्रु शर्मा जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक यानी 2017 तक कई सारे अमेंडमेंट्स संशोधन हुए हैं, तो इन संशोधनों की संविधान के अंतर्गत जरूरत क्यों पड़ी और अगर हुए तो समाज के नव निर्माण में इनका क्या योगदान रहा, ये आप बताएं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे साथी यहाँ सुशील जी ने बताया जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और उसमें 8 शेड्यूल थे जी। तो चूंकि 26 जनवरी 1950 मैं आपको बताऊं कि भारत का संविधान जो एक हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है जी। कोई भी कानून जो है देश का इससे ऊपर नहीं है, सारे कानून इसके नीचे आते हैं, लेकिन ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। जो भी कानून बनते हैं, जो भी हमारी पार्लियामेंट और हमारी स्टेट असेंबली, क्योंकि इसमें एक व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में कि हमारी केंद्र सरकार और एक राज्य व्यवस्था है, तो दोनों की अपने अपने अधिकार क्षेत्र जो है इस संविधान में दिए गए हैं कि किस राज्य के पास कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेंटर के पास कितने रहेंगे। जी। इसमें 3 लिस्टें बनी हुई हैं संविधान में हमारे। इसको एक स्टेट लिस्ट कहा जाता है, राज्य सूची कहा जाता है जी, एक जो है केंद्र सूची है और एक कंकरेंट लिस्ट है जी। जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं वो सिर्फ राज्य असेंबली का अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाए, और जो विषय केंद्र सूची में आते हैं वो केंद्र सरकार या पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाए। जी। और एक तीसरी जो सूची जिसका मैंने बताया कि कंकरेंट लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें वो विषय आते हैं जिसमें दोनों सरकारों को अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है और केंद्र सरकार को भी अधिकार है वो उस तरह के कानून पास करने का। जैसे हेल्थ सेक्टर की मैं बात को एग्जांपल दे रहा हूँ जी कि हेल्थ के लिए कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। एजुकेशन के लिए केंद्र भी बना सकता है कानून, राज्य भी कानून बना सकता है। तो इस तरह के अलग अलग विषय हैं। लेकिन जैसे डिफेंस की बात हो तो डिफेंस के लिए राज्य को कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का, ये सिर्फ हमारी भारतीय संसद और केंद्र के पास अधिकार है जी। तो इस तरह से एक व्यवस्था दी गई है। क्योंकि आपने यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बात कही है, संशोधनों की बात कही है, तो हमारे लगभग 2014 तक दिसंबर तक 99 अमेंडमेंट जो थे हमारे भारतीय संविधान में हो चुके हैं जी। और चूंकि ये अमेंडमेंट्स इसलिए किए गए तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो कानून है वो एक परमानेंट नहीं है जी। वो एक चलायमान डॉक्यूमेंट है, वो चलता रहता है। कानून जो है खड़ा नहीं है एक जगह। तो जैसे जैसे हमारी जरूरतें, जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे हमारा सिस्टम बदलेगा, जैसे आप 1950 में आप देख लीजिए कि हमारे भारत में कितने % लोग शिक्षित थे और आज शिक्षा कहाँ जा रही है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी क्या थी और आज टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये हमने इन 60-70 सालों में जो तरक्की की है, ये बदलाव आए हैं, तो इसके लिए ये टाइम टू टाइम संविधान में अमेंडमेंट करने भी जरूरी पड़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक रोकना चाहूंगा आजाद शत्रु जी, अगर अमेंडमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो अमेंडमेंट्स देश की बेहतरी के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, भारत को प्रगतिशील देश बनाने के लिए होती हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे तो आपने अभी कहा हेल्थ के सेक्टर में कई सारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार चला रही है जिससे आम नागरिक स्पेशली महिलाओं की बेहतरी हो, और कितने सारे ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे संशोधनों की जरूरत है या संशोधन हुए हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि संशोधन जो है, क्योंकि संशोधन बेसिकली एक राइट दिया गया है हमें जी। जो आर्टिकल 368 है हमारे भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि संविधान में कोई भी जो है संशोधन कर सकता है, और चूंकि उस संशोधन के लिए जो हमारी संसद है वो अधिकृत है जी। क्योंकि संसद में हमारे चुने हुए जो सांसद जाते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं जी। तो चूंकि देश हमारा भारत गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो उसमें वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, वे जब भी उनके सामने कोई विषय ऐसा आता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का आता है तो उसमें वो इकट्ठे होकर वहां पर एक विधेयक पेश करते हैं और उस विधेयक के ऊपर जो है चर्चा की जाती है, और चर्चा होने के बाद वहां पर हमारी जैसे पहले लोकसभा में जाता है, तो हमारे 2 हाउस हैं यहाँ पर, एक लोकसभा एक राज्यसभा है संसद में, तो पहले लोकसभा में बिल पेश होगा और वहां पर अगर वो बिल जो है ध्वनि मत से या कैसे भी मोड से जो है स्पीकर की सहायता से, और स्पीकर चूंकि इसमें मेन रोल प्ले करता है, तो वह अगर पारित होता है तो वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा भी अगर उसको एग्जामिन करने के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद उसको पारित करती है, वो फिर सीधा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको एग्जामिन करने के बाद उसको साइन कर देते हैं। लेकिन चूंकि एक अधिकार उनके पास भी है, अगर उनको लगता है कि ये दोनों हाउसेज ने गलत किया है तो वो सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और अगर वही बिल जो है दोबारा पास होकर उनके पास आता है तो उनको मजबूरी होकर साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो संविधान में डिटेल से दी गई है इस बात को। और आपने पूछा कि जो संविधान के बारे में अब क्या लॉज हैं, जैसे
जैसे बहुत सा हमारी जो दूसरे कानून बने हैं, जैसे हमारे CRPC है, हमारे इंडियन पेनल कोड है, हिंदू मैरिज एक्ट है, जिस तरह से और भी हमारे एक्ट हैं जो अलग अलग लोगों को गवर्न करते हैं, तो टाइम टू टाइम उनमें से अमेंडमेंट जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी जरूरी है। अभी हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद के पास काफी ऐसे विषय पड़े हुए हैं जिस पर वो चर्चा कर रहे हैं और उसमें से अमेंडमेंट टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं। जी बिल्कुल आजाद शत्रु जी, काफी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सोनाली जी, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शपथ है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक शपथ है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं और इसका क्या अर्थ है वो बताएं। जी कुलभूषण जी, हमारे जो विद्यालय हैं उनमें रोज एक शपथ बोली जाती है जो कि भारत की राष्ट्रीय शपथ भी है। इसे एक तेलुगु लेखक सुब्बाराव जी ने 1962 में लिखा था जी। जो कुछ इस प्रकार है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण एवं समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। क्योंकि ये हम रोज बोलते हैं प्रार्थना में, अपने स्कूलों में, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसका वास्तविक अर्थ ही नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो मैं उन लोगों को इसका अर्थ जो है वो समझाना चाहूंगी, स्पेशली स्टूडेंट्स को। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जो भारत है वो हमारा देश है, हमें ही उसकी रक्षा करनी है, तो हमें इसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, हम सब भाई बहन हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर इंसान को मतलब अपना देश अपनी जान से भी प्यारा है। भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न संस्कृति होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं ही हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। और हमारी इस अद्भुत संस्कृति पर हमें गर्व है। हमारे देश के लोग अपने छोटे बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों में मतलब खुशी होती है। जी बिल्कुल। सोनाली जी, काफी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो शपथ जो वो रोज प्रार्थना के वक्त कहते हैं वो आपने बताई। सुशील जी, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे एक विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता पाने के लिए जो मापदंड भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं वो पूरा करता है, और अगर कोई उदाहरण आप देकर बताएं। जी। पहली बात, जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्हें भारतीय नागरिकता खुद में खुद मिल गई। पर अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ पे है, उसके लिए कुछ हमारे रूल और रेगुलेशन रखे हमारे संविधान ने। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कोई आदमी हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, बाहर का नागरिक शादी करता है, मैरिज करता है, तो उसे नागरिकता मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, सोनिया गांधी जी, उनको भी नागरिकता इसी तरह से मिली थी जी। दूसरे KR नारायणन, जिनकी वाइफ उषा नारायणन, जो की बर्मा की रहने वाली थी और एक समाज सेविका थी जी। उन्होंने भी यहाँ पे जब आए तो उन्होंने KR नारायणन जी से शादी की, और उसके बाद उनको भी यहाँ पे नागरिकता मिली और वो यहाँ के सिटीजनशिप बने। जी बिल्कुल। और इसके अलावा कोई यहाँ का कोई जिसके पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए हैं वो विदेश चले गए हैं और उनकी आगे बच्चा होता है या कोई भी उनका बेटा बेटी है, वो यहाँ का हक ले सकता है, उसकी सिटीजनशिप हो सकती है। हाँ, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उसकी पेरेंट्स को ऑन द टाइम ऑफ बर्थ जी। तो इस वजह से भी यहाँ पे आपको, अगर कोई यहाँ पे 12 साल से लगातार यहाँ पे हिंदुस्तान में रहे और वो कहीं इलीगल वे से ना आया हो, बल्कि उसने पूरी लीगल फॉर्मेलिटी की और यहाँ पे परमिशन ली हो और उसका वैसा वीजा हो और यहाँ पे सेटल हुआ, उसको भी हमारा संविधान उसको सिटीजनशिप देता है। उसकी एग्जाम्पल हमारे अदनाम सामी जी, जो यहाँ पे 12 साल पे लीगल तरीके से यहाँ पे सेटल रहे। वो बेसिकली यूके में वर्क था उनका, और यहाँ पे 12 साल रहे और यहाँ पे उन्होंने अपना सिंगिंग का प्रोफेशन किया, और जब कामयाब हो गए उन्होंने आज भारत की नागरिकता हासिल कर ली हुई है। सुशील जी, काफी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। देवेंद्र जी, भारतीय संविधान एक आम भारतीय को भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान करता है, तो आप बताएं कि कई सारे पहचान पत्र हमारे बनते हैं, जैसे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इन सब का महत्व क्या है जो भारत सरकार द्वारा वक्त दर वक्त पर ये चीजें बनाई जाती है, स्पेशली वोटर कार्ड और आधार कार्ड, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी,
वोटर कार्ड और आधार कार्ड, ये तो मेरे ख्याल में आज जो भी लोग हैं उन सबके पास है। और एक तरह से वोटर कार्ड हमें एक तरह से आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी कार्ड दे दिया जाता है। आप 18 साल के हो गए और आपको एक कार्ड बना दिया जाता है जिसको वोटर कार्ड आपने कहा जाता है। वो कार्ड तब दिया जाता है कि जब एक बच्चा 18 साल का हो गया, उसको वोटर कार्ड बना के दिया गया कि आपको आज से लेकर ये अधिकार है कि आप भारत के देश में उसकी सरकार चुनने में आप अपना पूरा योगदान दे सकते हैं, वोट डाल। और आधार कार्ड जैसे आपने बताया, वो हमारा, मैं कहूँगी पूरी तरह से हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है कि आप अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, जिसको बायोमेट्रिक तरीका भी कहते हैं। आप थंब इम्प्रेशन दीजिए, आपका पूरा बायोडाटा जो है वो एक कंप्यूटर पे या आपके बैंक में या आप अपने राशन कार्ड पे लेके जाइए उसको और अपना नाम ही बताइए तो पूरा आपका बायोडाटा आ जाएगा। एक यूनिक आइडेंटिटी है पूरे देश में, जो मेरे अलावा, अगर मेरा आधार कार्ड जो नंबर है मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकता। तो ये एक तरह का स्पेशल आपको कह सकते हैं नंबर दिया गया है या कार्ड दिया गया है जो आपकी भारतीय नागरिक होने की पहचान। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, काफी अच्छी बात कही आपने। हालांकि 1950 के दशक में हम देखते थे जो लोग अंगूठा लगा के कोई एप्लीकेशन साइन करता था या बैंक से पैसे निकालता था तो हम उसको कहते थे कि आप अनपढ़ हैं। तो आप 5वीं तक, तब उस वक्त भारत सरकार का ये उद्देश्य था कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको 5वीं तक पढ़ाया जाए, नाम लिखने के वो काबिल बन जाएं। लेकिन वही चीजें आज नए युग में नए तरीके से, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस आज आ गई है और आने वाले समय में हर चीज बायोमेट्रिक तरीके से पहचानी जाएगी। अजात शत्रु शर्मा जी, आप आज हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि संविधान की बारीकियां, क्योंकि आप जानते हैं पेशे से आप एक वकील हैं, कई सारे एक्ट आज तक संविधान के अंतर्गत नए बनाए गए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट और कई सारी बुनियादी जरूरतों के लिए भी खास एक्ट बनाए गए। वो क्या क्या है? देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान जब से हमारा लागू हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी चर्चा के शुरू में बताया जी, क्योंकि ये सबसे बड़ा कानून है हमारे देश का। और जो बाकी कानून जो हैं, जैसे आपने जिक्र किया, आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है, जैसे हमारे सुशील जी ने बताया था कि मनरेगा के बारे में जी, तो एक मनरेगा एक्ट है। तो ये इस तरह के एक्ट जो है टाइम टू टाइम बनाए गए हैं। बेसिकली बीच में जिसके करत, चूंकि बारीकी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये बारीकी एक बताना चाहूंगा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संविधान का जो भाग 3 और भाग 4 हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल कहा जाता है। इसे संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, और भाग 4 में जो है राज्य के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बेसिकली ये दोनों ही हमारे अधिकार हैं, भाग 3 में भी हमारे अधिकार हैं और भाग 4 में भी हमारे अधिकार हैं। जी बिल्कुल। फर्क इसमें इतना है कि भाग 3 के अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं और भाग 4 के वैसे अधिकार हैं जो राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये आप इन पर कानून बनाइए, इनको आप भाग 4 से उठा के भाग 3 में डालिए। तो चूंकि आपने जिसका जिक्र किया राइट टू एजुकेशन की मैं बात कहूं, तो बेसिकली पहले ये था राइट टू एजुकेशन जो था ये भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं था। ये हमारा राज्य के दिशा निर्देश, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहते हैं, ये उन अधिकारों की लिस्ट में आता था। तो चूंकि टाइम टू टाइम भारत ने थोड़ी तरक्की की है और हमारे रिसोर्सेज उस जमाने में तो इतने नहीं थे, लेकिन आज थोड़े से हमारे रिसोर्सेज पैदा हुए हैं, तो हमारी संसद ने ये देखा कि भारत को शिक्षा की बड़ी जरूरत है। उन्होंने जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया है, क्योंकि आर्टिकल 21A में संशोधन करके ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है और उसके बाद ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और इसमें गारंटी कर दिया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे भारतीय जो बच्चों का मौलिक अधिकार है। लेकिन इस तरह से और जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ अभी एक नया एक्ट बनाया था, मनरेगा एक्ट जो था, उसमें कहा गया कि हम 100 दिन का रोजगार आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भारतीय देश की तरक्की के लिए उनको हम नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल। आजाद शत्रु जी, काफी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सोनाली जी, आज के इस युग में जैसे एक बच्चा घर में पैदा होता है तो माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। जब हम भारत के नागरिक कहलाते हैं हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, सम्मान महसूस होता है। आप क्या चाहते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान में आनी चाहिए जिससे आपको यूं लगे आप एक छात्रा हैं, आपका जीवन सुरक्षित हो, समाज में एक अलग पहचान हो? ये आप बताएं। जी देखिए, आज के समय में हर इंसान अपनी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन एक सच्चा नागरिक वही होता है जो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उसका पालन करता है। जी। एक सच्चे नागरिक को अपने कानून के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे अजात शत्रु जी ने बताया कि हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारे जो चेंजेस आए, लेकिन हम अपने संविधान में वैसे ही चेंजेस ला सकते हैं जब तक हमें मतलब पता चले कि हमारा संविधान है क्या। जब तक हमें अपने संविधान
संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तब तक हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। आजकल काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब संविधान के बारे में पता ही नहीं है कि वो है क्या। लोकतंत्र को वो सुनते तो है कि लोकतंत्र कुछ है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो उन्हें नहीं पता। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जब तक उन्हें उनके अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक वे उनके लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, फिर ही कुछ हमारा देश जो है विकास करेगा। जी बिल्कुल सोनाली जी, काफी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सुशील जी, आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के विषय यानी भारतीय गणतंत्र और हम, इस पर सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे और कहीं मस्जिद बना बैठे। जी, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, वो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पे। यही हमारा संविधान है कि हमें किसी जातिवाद धर्म की बजाय हमें बिल्कुल पक्षियों की तरह, हम इंसान होके भी वो काम कर रहे हैं, सब कुछ समझ के भी वैसे के वैसे ही हैं। हमसे तो वो बिना, जिसे हम कहते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, वो हमसे बेहतर है। जी देवेंद्र जी, आप आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शिक्षिका होने के नाते मैं अपने श्रोताओं को यही कहूंगी कि अपने संविधान के बारे में जाने, हमारा संविधान क्या अधिकार देता है जी, और उसके साथ हमें क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं हमारे संविधान ने जी, ताकि इन दोनों चीजों का, अपने अधिकारों तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, ताकि हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 पे आए। और हम सब देशों में अभी भी अलग हैं अपनी विविधता के कारण। और मैं चाहती हूँ अगर हम अपने संविधान को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपनी राइट्स और ड्यूटीज को अच्छी तरह से उनका पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी उन प्रगतिशील देशों के साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देवेंद्र जी, काफी अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। अजात शत्रु शर्मा जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को आज के इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी कठुआ के श्रोताओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप भारतीय गणतंत्र क्यों है, हम लोगों को पता होना चाहिए, हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप किस विषय पे मास्टर हैं, क्योंकि ये हमारा देश का एक बेस है। हमारा जैसे संविधान जो है इसके बारे में हमें जानकारी होना, क्योंकि एक मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जी जी, जो कि देवेंद्र जी ने भी थोड़ा सा उसको प्रश्न को उठाया है जी, कि हम मौलिक अधिकार जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं, क्योंकि एक और पार्ट है जो जिस पर चर्चा, डिबेट, डिस्कशन बड़ी कम हुई है इन 60-70 सालों में, वो है हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और उन 11 मौलिक कर्तव्यों पर जैसे संविधान को पढ़ना, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में चर्चा करना, तिरंगे का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, इस तरह के उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। तो मैं ये श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि वे भी इसके बारे में जागरूक हों कि आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कौन कौन सी हैं, हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, यही मेरा आज के दिन में ये संदेश है। जी धन्यवाद। सोनाली जी, आप एक छात्रा हैं और युवा पीढ़ी को आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं अपने श्रोताओं को, खासकर आजकल के युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगी कि वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और आवश्यकता अनुसार उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल भी करें। देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण उसमें रहने वाले नागरिकों से होता है। हम इस देश के युवा पीढ़ी हैं, अगर हम हैं तो ही ये देश है। हम अगर चाहें तो हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम ही अपने देश का भविष्य हैं। तो हम आजकल देखते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वे जो लड़के हैं वो नशा करते हैं। तो ये चीज बहुत बुरी है। वो ऐसा करके ना सिर्फ अपने खुद को और बल्कि अपने परिवार और अपने देश का भविष्य भी अंधकार में डाल रहे हैं। तो उनसे मेरी खास गुजारिश है कि वे ऐसा ना करें और अपने देश को अंधकार में ना डालें। जी, आप सभी का, सुशील जी, अजात शत्रु शर्मा जी, देवेंद्र जी, सोनाली अंदोत्रा जी, आपने इस परिचर्चा में भाग लिया जिसका विषय था भारतीय गणतंत्र और हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।